दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर लेखक डैन ब्राउन के बहुचर्चित उपन्यास एंजल्स एंड डीमंस का 5वां भाग हिंदी में। अब तक आपने सुना सर्न के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लियोनार्डो वेट्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है। सर्न का डायरेक्टर मैक्समिलियन कोलर रॉबर्ट लैंगडन को मौत की जांच के लिए बुलाता है, क्योंकि मौत का संबंध एक प्राचीन संस्था इल्यूमिनाटी से है और रॉबर्ट लैंगडन धार्मिक सिंबोलॉजी का प्रोफेसर है। वैज्ञानिक की बेटी विक्टोरिया के साथ रॉबर्ट लैंगडन वेटिकन पहुंचता है। वहां पर स्विस गार्ड का ऑफिसर उनकी बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब विक्टोरिया किसी तरह से कैमरलैंगो से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाती है तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। कैमरलैंगो उसकी बात पर यकीन करता है और उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है। वहां पर वो दोनों उसे सारी बात बताते हैं। उसी वक्त कैमरलैंगो के पास असैसिन का फोन आता है और उसकी बातों से सबको पता चलता है कि उसने 4 मुख्य कार्डिनल्स को अगवा कर लिया है और वो एक एक करके उन सबकी हत्या करने वाला है। रात के 8 बजे से शुरू करके हर घंटे में एक हत्या करेगा और उसके बाद एंटीमैटर में ब्लास्ट हो जाएगा। कैमरलैंगो और ओलिवेटी सारी बातों पर विचार करते हैं कि अब इन परिस्थितियों में वो क्या क्या कर सकते हैं। ये फैसला होता है कि कॉन्क्लेव को जारी रखा जाए और साथ ही साथ एंटीमैटर के लिए पूरे जोर शोर से खोज की जाए। तभी अचानक लैंगडन को असैसिन की कही हुई एक बात याद आती है और वो कैमरलैंगो से वेटिकन के आर्काइव्स में जाने की अनुमति मांगता है। काफी नानुकुर के बाद कैमरलैंगो उसको इसकी अनुमति दे देता है। वहां तक जाते हुए रास्ते में वो विक्टोरिया को बताता है कि इल्यूमिनाटी लोगों ने प्राचीन काल में खुद को चर्च से सुरक्षित रखने के लिए मिलने जुलने की एक गुप्त जगह बना रखी थी और उस जगह के बारे में किसी को पता ना चले, इसके लिए उन्होंने ट्रेजर हंट जैसी एक बड़ी पहेली का निर्माण किया था, जिसको वो पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन कहते थे। ये ब्रह्मांड के 4 तत्वों यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से जुड़ी हुई एक पहेली थी और अगर आज आर्काइव में वो इस पहेली का हल ढूंढ पाए तो शायद 4 कार्डिनल्स की जान बचाई जा सके और फटने से पहले एंटीमैटर का भी पता लगाया जा सके। अब आगे अध्याय 44। हालांकि कैमरलैंगो कार्लो वेंट्रेस्का को पता था कि उनके पास टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चल रहे थे। दरअसल अपने विचारों को व्यवस्थित रखने के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए था। इतना कुछ इतनी तेजी से घट रहा था। पिछले 15 दिनों की घटनाएं एक ऐसे बोझ की तरह लग रही थीं जिनको वो उठा नहीं पा रहे थे। वेटिकन की परंपराओं के अनुसार जब पोप की मौत हुई थी तो कैमरलैंगो ने खुद इस बात की घोषणा की थी। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पोप के गर्दन की नसों पर उंगलियां रखीं और उनकी सांस को सुनने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने 3 बार पोप का नाम लेकर पुकारा था। कानून के अनुसार पोप के शव की परीक्षा नहीं की जाती थी। इसके बाद उन्होंने पोप के बेडरूम को सील कर दिया था, उनकी मछुआरों वाली अंगूठी को नष्ट कर दिया था और मोहर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खांचे को तोड़ने के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की थी। शाही सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर कदम रखते हुए कैमरलैंगो को लग रहा था जैसे वो किसी गहरी खाई के मुहाने पर खड़े थे। इतनी ऊंचाई से भी उन्हें सिस्टीन चैपल के अंदर से आती आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, जहां पर सारे कार्डिनल्स आपस में बेचैनी से बात कर रहे थे। एक पल के लिए कैमरलैंगो को लगा कि वो एक बहुत ही गहरी खाई में गिर रहे हैं, तेजी से नर्क की तरफ। चारों तरफ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें, उन्हें घेरती हुई आग की लपटें, आकाश से बरसते पत्थर और खून, और फिर सन्नाटा। बच्चे ने जागने के बाद पाया कि वो स्वर्ग में था। उसके चारों तरफ हर चीज सफेद थी, आंखों को अंधा कर देने वाली तेज रोशनी। शायद लोग कहें कि 10 साल का बच्चा स्वर्ग को कैसे समझ सकता है, लेकिन बालक कार्लो वेंट्रेस्का स्वर्ग को अच्छी तरह से समझ सकता था। अभी इस समय वो स्वर्ग में ही तो था, और भला कहाँ हो सकता था। कार्लो की माँ मारिया उसे रोज चर्च लेकर आती थी जब वो 10 साल का था। एक तरह से चर्च ही कार्लो का घर था। जब कार्लो अपनी माँ से पूछता, मेरे पिता कहाँ हैं, तो उसकी माँ का हमेशा यही जवाब होता था कि ईश्वर ही अब तुम्हारे पिता हैं, तुम चर्च की संतान हो कार्लो। जब भी तुम्हें डर लगे तो याद रखना कि ईश्वर ही तुम्हारे पिता हैं, वही तुम्हारी निगरानी रखेंगे। ईश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम सोच रखे हैं। और बच्चे को लगता कि वो सच बोल रही है। उसे अपने खून में ईश्वर का एहसास भी होने लगा था। और फिर एक दिन जिस गिरजाघर में कार्लो अपनी माँ के साथ छुट्टियों के दौरान प्रार्थना के लिए गया था,
वहां हुए आतंकी बम हमले में वो चर्च पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सिर्फ कार्लो ही उस हमले में बच पाया था। उसकी मां समेत 37 लोग मारे गए थे। अखबारों ने इस घटना को चमत्कार का नाम दिया था। किसी अनजान वजह से धमाके से ठीक पहले कार्लो अपनी मां के बगल से उठकर एक सुरक्षित खोखले में जाकर सामने बनी मूर्ति को देखने में मशगूल हो गया था। उसके दिमाग में अब भी चर्च की बेंच पर झुकी हुई उसकी मां की छवि वैसे ही ताज़ा थी जैसी उस दिन थी जब उसकी मौत हुई थी। और फिर न जाने कहाँ से एक पादरी उस हॉस्पिटल में आया था जहां बालक कार्लो भर्ती था। वो कोई साधारण पादरी नहीं था, वो एक बिशप था। उन्होंने कार्लो के ऊपर झुककर प्रार्थना की। जब कार्लो ठीक हो गया तो उन्होंने अपने चर्च से सटे हुए एक छोटे से मठ में उसके रहने का इंतजाम करवा दिया। कार्लो वहीं रहकर दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगा। बिशप ने उसे पब्लिक स्कूल जाने की भी सलाह दी, लेकिन कार्लो ने मना कर दिया। वो अपने इस नए घर में बहुत खुश था। हर रात वो अपनी माँ के लिए प्रार्थना करता था। जब वो 16 साल का हुआ तो इटली के कानून के अनुसार उसे फौज में 2 साल की ट्रेनिंग के लिए जाना था। बिशप ने उससे कहा कि अगर वो सेमिनरी में शामिल हो जाए तो वो इस फौजी ट्रेनिंग से बच सकता है। लेकिन कार्लो ने कहा कि वो सेमिनरी में शामिल तो होगा, लेकिन उससे पहले वो शैतान को जानना चाहता है। अगर चर्च में रहकर उसे शैतान से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी बितानी है तो पहले उसके लिए शैतान को समझना ज़रूरी था, और इसके लिए फ़ौज से बेहतर दूसरी कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। फ़ौज में बंदूकों और बमों का इस्तेमाल होता था। फ़ौज में कार्लो ने 2 साल भयंकर यातना में बिताए। वहाँ पर शांति और चिंतन के लिए उसे ज़रा भी वक्त नहीं मिलता था। हर दम शोरगुल फैला रहता था, हर तरफ बड़ी बड़ी मशीनें। उसने वहाँ बंदूक चलाने से मना कर दिया था, इसलिए फ़ौज में उसे चिकित्सा सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेलीकॉप्टर चलाना सिखाया गया। जब उसे बताया गया कि इस ट्रेनिंग में पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग भी शामिल थी तो कार्लो काफ़ी डर गया था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब वो पहली बार पैराशूट से कूदा तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे आनंददायक अनुभव था। उसे लगा जैसे वो ईश्वर के साथ आसमान में उड़ रहा हो। और फिर वहाँ से लौटकर वो सेमिनरी में शामिल हो गया। ये 23 साल पुरानी बात थी, और आज कैमरलैंगो के तौर पर कार्लो शाही सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ उन घटनाओं के बारे में सोच रहा था जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी आज इस मोड़ पर आ पहुंची थी। उसने खुद को समझाया, डर को मन से निकाल दो कार्लो, और आज की रात खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। एक गहरी सांस लेकर वो सिस्टीन चैपल के विशाल गेट के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही सभी लोगों की नज़रें उसकी तरफ घूम गईं। कैमरलैंगो ने अपनी छाती पर सलीब का निशान बनाया और आगे बढ़ गया। अध्याय 45। बीबीसी की वैन में बैठा रिपोर्टर गंथर ग्लिक उबासियां ले रहा था। सामने बैठी थी उसके साथ काम करने वाली चिनिता मैक्री। इन दोनों को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो बहुत ही साधारण थी। यहाँ जमा हुए 165 बुढ़े अपने बीच से एक दूसरे बुढ़े को अपना नेता चुनने वाले थे। इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि चुनाव हो जाने के बाद वो पीछे बैकग्राउंड में वेटिकन की तस्वीर के साथ 15 सेकंड की लाइव रिपोर्टिंग बीबीसी को भेज दें। तब तक उन्हें यही इंतजार करना था। ग्लिक को यकीन नहीं हो रहा था कि बीबीसी अब भी इस तरह की बकवास चीज़ों के कवरेज के लिए अपने रिपोर्टर भेजता है। वो चुपचाप वैन में बैठा शीशे से बाहर देख रहा था और उसका मन और भी ज्यादा खिन्न होता जा रहा था। तभी अचानक वैन के मोबाइल फोन की घंटी बजी। ग्लिक ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आ रही आवाज से ऐसा लग रहा था मानो अरबी नस्ल का कोई आदमी बात कर रहा हो। उसने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो गंथर, आज की रात मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला हूँ। अध्याय 46। रॉबर्ट लैंगडन और विक्टोरिया अब वेटिकन के आर्काइव के भीतर थे। लैंगडन ने दीवानों की तरह अपने चारों तरफ एक नज़र डाली। वेटिकन का आर्काइव, ये उसकी जिंदगी की एक हसरत थी। इतने सालों से उसने अपने मन में इस जगह की जो तस्वीर बना रखी थी, ये उससे एकदम अलग था। पहली नज़र में उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी एयरपोर्ट का हैंगर हो जिसमें किसी ने रैकेट बॉल कोर्ट बना दिया हो। कमरे में चारों तरफ शीशे के दरवाज़ों वाली अलमारियां लगी थीं। ये ऐसे बक्सों की तरह थीं जिनमें हवा और वातावरण में मौजूद अम्लीय तत्व बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते थे, और ये इसलिए था ताकि उनके अंदर रखे प्राचीन दस्तावेज और किताबें खराब ना हो पाएं। लैंगडन ने ज़रा भी वक्त बर्बाद न करते हुए जल्द चढ़े हुए एक एनसाइक्लोपीडिया को देखना शुरू किया।
इसके अंदर लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों की लिस्ट दी गई थी। सामने ही एक कंप्यूटर टर्मिनल लगा था। लैंगडन उसके पास जाकर उसमें कुछ टाइप करने लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर निराशा छा गई। उसके पास उसका पासवर्ड नहीं था, इसलिए वो उसके लिए बेकार था। उसने जल्दी जल्दी कुछ अलमारियों में झांका और फिर जल्दी ही उसे ये बात समझ आ गई कि उनके अंदर रखी किताबें वर्णमाला के क्रम के हिसाब से नहीं थीं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनमें से कई दस्तावेजों के लेखकों का नाम पता ही नहीं होता था। दस्तावेजों के खुद के शीर्षक या नाम भी नहीं होते थे। काफ़ी तो बस पुराने चमड़े के ऊपर या पेड़ों की छाल पर लिखे होते थे। इसीलिए अधिकांश डॉक्यूमेंट्स को टाइम के हिसाब से लगाकर रखा जाता था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि यहाँ पर रखे डॉक्यूमेंट्स टाइम के हिसाब से भी व्यवस्थित नहीं लग रहे थे। लैंगडन को लग रहा था कि कीमती वक्त बीता जा रहा है। उसने दस्तावेजों पर लगे लेबल्स को फिर से पढ़ना शुरू किया। ये दस्तावेज कई सदियों से संबंधित थे, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि उनमें जो शब्द कोट किए गए थे, कुंजियाँ, कीवर्ड, वो आपस में कुछ जुड़े हुए थे। कुछ सोचते हुए उसने विक्टोरिया से कहा, मुझे लगता है कि इनको टॉपिक्स के आधार पर छांटा गया है। ये देखो, इस वाले बॉक्स के अंदर रखी हर चीज़ धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स से संबंधित है। यही इस बॉक्स का टॉपिक है। विक्टोरिया के चेहरे पर चिढ़ के निशान दिखाई दिए। लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बात है। एक ही डॉक्यूमेंट कई टॉपिक से एक ही साथ संबंधित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और इसी कारण इनको विशेष निशानों के द्वारा अलग अलग टॉपिक से जोड़ा गया है, यानी क्रॉस रेफरेंस किया गया है। लैंगडन ने उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में खोसे हुए रंग बिरंगी प्लास्टिक की टिकड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अपनी खींच को मिटाने की कोशिश करते हुए विक्टोरिया ने पूछा, अच्छा ठीक है, जो भी है, अब ये बताइए कि हम गैलीलियो से संबंधित जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं उसका नाम क्या है? लैंगडन ने जल्दी जल्दी उसे समझाया। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि किस तरह इल्यूमिनाटी अपने नए सदस्यों के लिए एक परीक्षा लेते थे। तो उन लोगों के सामने ये चुनौती थी कि उन सारे निशानों को अपनी जगह पर रखने के बाद वो वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी कैसे देते कि ऐसा कोई रास्ता असल में मौजूद है। और अगर किसी तरह से वैज्ञानिकों को ये बात पता भी चल जाती कि ऐसा कोई रास्ता है भी, तो उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि वो रास्ता शुरू कहाँ से होता है। रोम इतना विशाल है। आज से करीब 15 साल पहले कुछ हिस्टोरियंस के साथ मिलकर मैंने बहुत सारी इल्यूमिनाटी चिट्ठियों का पता लगाया था, जिनमें सेग्नो यानी उस संकेत के बारे में उल्लेख आया था। इसके अंदर बताया गया है कि वो रास्ता कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। हमें उसी सेग्नो को यहाँ ढूंढना है। लोगों का ये मानना है कि उस समय गैलीलियो ने बड़ी संख्या में इसे वैज्ञानिक लोगों के बीच में बंटवाया था, जिसके बारे में वेटिकन को कभी पता नहीं चल पाया। लेकिन इसे बंटवाया कैसे गया? विक्टोरिया ने पूछा। ये तो हमें पक्के तौर पर नहीं पता, लेकिन शायद छपे हुए लेखों के माध्यम से। लेकिन तरीका जो भी रहा हो, सेग्नो को लोगों के बीच बांटा गया था, ये बात पक्की है। और अजीब बात यह है कि जहाँ कहीं भी सेग्नो की चर्चा आई है, जैसे कि मेसन्स की डायरियों में, पुरानी वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में, हर जगह उनको बस एक नंबर से दिखाया गया है, और ये नंबर है 503। इसका क्या मतलब है ये तो आज तक हमें पता नहीं लग पाया, लेकिन इतना हम जानते हैं कि इल्यूमिनाटी के लिए ये एक पवित्र संख्या है। जब चर्च ने गैलीलियो को उसके घर में ही नज़रबंद कर दिया था, उस वक्त गैलीलियो ने 3 किताबें लिखी थीं, डायलॉग, डिस्कोर्स और डायग्राम। डायग्राम नाम की किताब के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ये गैलीलियो की सबसे गोपनीय किताब है, जिसमें उन्होंने उन सारे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में लिखा था जिनको वो सच मानते थे, लेकिन जिनको लोगों को बता नहीं सकते थे। उनके किसी दोस्त ने गुप्त तरीके से इस किताब को हॉलैंड ले जाकर वहाँ छपवाया। यूरोप के वैज्ञानिकों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो गई। लेकिन जब वेटिकन को इस बात का पता चला तो उन्होंने ढूंढ कर किताबों को जलाना शुरू कर दिया। ये बात सुनकर विक्टोरिया को थोड़ा अजीब लगा। तो आपको ये लगता है कि उस डायग्राम नाम की किताब में कोई सुराग है, पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में कोई सूचना है? हाँ, ये बात मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि गैलीलियो ने उसी किताब के इस्तेमाल से अपनी बात बाहर तक पहुँचाई थी। इस बारे में काम करने वाले लोग सालों से उस किताब की खोज में लगे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 18वीं सदी के बाद इस किताब की सिर्फ एक ही कॉपी अस्तित्व में है, और वो कॉपी यहाँ वेटिकन के आर्काइव में है। गैलीलियो के मरने के बाद वेटिकन ने नीदरलैंड से इस कॉपी को बरामद करवाया था। मैं इसको देखने के लिए सालों से अप्लाई कर रहा हूँ।
खास करके उस टाइम से जब से मुझे ये पता चला कि उसके अंदर असल में क्या है। विक्टोरिया की उलझन अभी भी कम नहीं हुई थी। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाई, अगर ये सेग्नो या पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन गैलीलियो के डायग्राम किताब में दिया हुआ था, तो वेटिकन को उसके बारे में क्यों नहीं पता चला, जबकि वो किताब उन्हीं के पास थी? हाँ, तुम्हारी बात ठीक है विक्टोरिया, उन्होंने वो किताब देखी होगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। तुमको इल्यूमिनाटी निशानों के बारे में तो याद ही है ना, सामने दिखने वाली चीजों को भी छिपा देने की तकनीक। सेग्नो को भी इसी तरह छुपाया गया था। आंखों के सामने रहने के बावजूद उसे समझना असंभव के बराबर था। और वैसे भी जो लोग इसे ढूंढने में नहीं लगे होते थे, उनके लिए तो ये वैसे भी गायब जैसा ही था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, विक्टोरिया ने कहा। क्या आप गंभीरता से ये बात कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि क्या आज इस परेशानी के समय में लोगों की जान बचाने के लिए यही आपकी योजना है? तुम्हारे कहने का मतलब है डायग्राम को खोजने वाली बात? लैंगडन ने पूछा। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगले 4 घंटों में किताब को खोजना, उसमें से 400 साल पुराने संकेत को ढूंढना और फिर उसके आधार पर आगे काम करना, क्या ये सब 4 घंटों में संभव हो पाएगा? लैंगडन ने कंधे उचका दिए और बोला, अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है तो उसका स्वागत है। इस बात का विक्टोरिया के पास कोई जवाब नहीं था। अध्याय 47। रॉबर्ट लैंगडन 9 नंबर की अलमारी के सामने खड़ा उसकी ड्रॉर्स पर लिखे लेबल्स को पढ़ रहा था। ब्राह्मी, क्लैवियस, कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन। उसने फिर से एक बार उन नामों को पढ़ा। उसे कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम हैं, लेकिन इसमें गैलीलियो का नाम क्यों नहीं है? विक्टोरिया एक दूसरी अलमारी में किताबों को देख रही थी। उसने उंगली से एक कोने में इशारा करते हुए कहा, वो वहां पर गैलीलियो के नाम की एक पूरी अलमारी भरी हुई है। लैंगडन तेजी से उस ओर दौड़ पड़ा। उसने उसके बाहर लगा बटन दबाया तो अंदर कई बत्तियों से एक साथ हल्की हल्की आवाज आने लगी। ये बत्तियां गहरे लाल रंग की थीं, जिनके कारण पूरी जगह गुलाबी रंग से नहाई हुई लग रही थी। उसके अंदर ऊंचे ऊंचे ड्रॉर्स लगे थे। चमड़े पर लिखी गई लिखावट हल्की पड़ जाती है, इसीलिए इन बॉक्सेस के अंदर हमेशा गहरे रंग की रोशनी का इंतजाम किया जाता है, लैंगडन ने विक्टोरिया को बताया। और हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूं विक्टोरिया, इन कमरों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम रखा जाता है, वरना इससे किताबों के खराब होने का डर रहता है। इसलिए हो सकता है कि सांस लेने में तुम्हें थोड़ी परेशानी हो। जैसे ही मैं इस कमरे नुमा अलमारी के अंदर जाऊं, बटन दबाकर मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाना। अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल सिर्फ 8% होता है, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा गला सूखने लगे। इन सारी बातों के लिए तैयार रहना। पूरी तरह से बंद इस तरह के कमरे में जाना ठीक वैसा ही अनुभव था जैसे समुद्र तल से कोई व्यक्ति एक पल में 20,000 फीट अंदर भेज दिया जाए। उल्टी और चक्कर आना आम बात थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कानों के पर्दे फट जाएंगे। अंदर घुसते ही सबसे पहले उसने अनुभव किया कि यहाँ पर हवा उसकी अपेक्षा से भी कम थी। वो बड़ी ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके पीछे पीछे जब विक्टोरिया अंदर दाखिल हुई तो अंदर आते ही उसकी भी आंखों से पानी बहने लगा और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। अगर तुम्हें चक्कर आ रहा है तो नीचे झुक जाओ, लैंगडन ने उसे बताया। 1 मिनट में ही सब ठीक हो जाएगा। फिर लैंगडन ने दरवाजे के पास बने एक आले से सफेद रंग के कुछ दस्ताने बाहर निकाले और उनमें से 2 विक्टोरिया को थमा दिए। इंसानी उंगलियों में भी अम्ल होता है, फिंगर एसिड। हम इन दस्तावेजों को दस्तानों के बिना नहीं देख सकते। दस्ताने पहनते हुए विक्टोरिया ने कहा, हमें इसमें कितना समय लग जाएगा? हमें 1 घंटे के अंदर अंदर इसे ढूंढना है। लैंगडन ने ऊपर बने एक पाइप की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे पास इतना समय है ही नहीं। आमतौर पर जब कोई आदमी इस वॉल्ट के अंदर आता है तो आर्काइव के क्यूरेटर इसमें ऑक्सीजन भेजने वाली पाइप को चालू कर देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं है। 20 मिनट के अंदर हम दोनों के गले सूख रहे होंगे, इसलिए हमें जो भी करना है बस इतनी ही देर में करना है। अध्याय 48। बीबीसी का रिपोर्टर गंथर ग्लिक अपने हाथ में पकड़े फोन को ऐसे देखता रहा जैसे वो कोई अजूबा हो। इस वक्त उसकी हालत उस बच्चे जैसी लग रही थी जिसे क्रिसमस का गिफ्ट तो मिला हो, लेकिन वो जानता हो कि वो उसके लिए नहीं है। वैन की पिछली सीट से चिनिता मैक्री उसे देख रही थी। क्या हुआ? किसका फोन था? मुझे किसी ने एक सुराग दिया है। वेटिकन के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। फोन करने वाले ने बताया है कि वहां से कार्डिनल्स का अपहरण हो गया है
और अलग अलग गिरजाघरों में आज रात उनकी हत्या होने वाली है। हाँ, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ कोई भद्दा मजाक किया है, चिन्निता ने कहा। और अगर मैं तुम्हें उस जगह का पता बताऊं जहां पहली हत्या होने वाली है तो तुम्हें कैसा लगेगा? गंथर ने पूछा। चिन्निता मैक्री हंस पड़ी और बोली, तुम ऐसी बेहुदा बातों में यकीन कब से करने लगे हो गंथर? क्या तुम जानते नहीं कि कुछ लोगों के पास ऐसी बेहुदा बकवास करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है? गंथर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी फोन पर उस आदमी की कही हुई बातें गूंज रही थीं। उसने कहा था, मैं तुम्हें 8 बजे के ठीक पहले फोन करूंगा और बताऊंगा कि पहली हत्या कहाँ होने वाली है। तुम जो तस्वीरें रिकॉर्ड करोगे वो तुम्हें मशहूर बना देंगी। अध्याय 49। लैंगडन की उम्मीद के खिलाफ आर्काइव के इस वॉल्ट में कागजातों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया था। लैंगडन और विक्टोरिया को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें। लैंगडन दाईं तरफ ढूंढने लगा और विक्टोरिया बाईं तरफ। ये एक बहुत ही विशाल संग्रह था। द एसेयर, द स्टारी मैसेंजर, द सपोर्ट लेटर्स, लेटर टू द ग्रैंड डचेस क्रिस्टीना, ओपोलाजिया प्रो गैलीलियो और न जाने ऐसे कितने ही दस्तावेज। इनको पढ़ने से खुद को रोकने के लिए लैंगडन को बहुत ही आत्मसंयम का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। आखिरकार वॉल्ट के पिछले हिस्से में उनको वो खजाना मिल गया जिसकी उनको तलाश थी। ये एक तरह का फोल्डर था जिसके अंदर कुछ खुले पन्ने रखे हुए थे। उत्साह में भरा लैंगडन घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। फोलियो की तलहटी में काले रंग का बत्तख की चमड़ी से बना एक छोटा सा थैला था। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी होता था कि थैला किसी ऐसी चीज का बना हो जो सांस ले सकती हो। फिर लैंगडन ने पास पड़ी यंत्रों की ट्रे में से एक खास तरह का चिमटा उठाया। इस चिमटे से बड़ी ही सावधानी से पकड़कर उसने कागजों को बाहर निकाला। ये छोटे छोटे कुछ पन्ने थे। सबसे ऊपर का पन्ना स्याही वाली कलम से लिखा हुआ था जिसके ऊपर नक्काशी की हुई थी। इस पर किताब का नाम और तारीख गैलीलियो की खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। लैंगडन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने बहुत ही सावधानी के साथ एक एक करके पन्ने उलटने शुरू किए। कोई और वक्त होता और वो फुर्सत से यहाँ आया होता तो इन सबको पढ़ने में उसे कितना मजा आता। करीब 1 दर्जन पन्ने पलटने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कागज का गट्ठर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। आखिरी पन्ना उल्टाने के बाद भी वो ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाए जो उनके काम का हो। लैंगडन अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत सोच रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये सुराग गणितीय होना चाहिए, यानी कि नंबर्स में होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये शुद्ध भाषा में ही हो, गणित को शब्दों में अभिव्यक्त किया गया हो। लेकिन इतने सारे पेजों को पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, विक्टोरिया ने कहा। और टाइम ही तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो चीज़ है तो इसी में, ये तो मुझे पक्का यकीन है। उसने आधे कागज उठाकर विक्टोरिया के सामने रख दिए और बोला, अब हम दूसरे नजरिए से इनको एक बार फिर से देखना शुरू करते हैं। आधे कागज तुम देखो, आधे मैं देखता हूँ। और फिर दोनों जल्दी जल्दी उन पन्नों को अलट पलट कर देखने लगे, क्योंकि अब दोनों को ये महसूस होना शुरू हो गया था कि उनकी सांस फूल रही है। अध्याय 49। रोम की धरती के अंदर किसी जगह एक काला साया सुरंग के अंदर बनी पत्थर की सीढ़ियों पर घूम रहा था। इस प्राचीन रास्ते में सिर्फ मशालों से ही रोशनी हो रही थी। आगे कुछ वयस्क लोग घबराहट भरी आवाज में किसी को पुकार रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उस जगह में गूंजकर गुम हो जा रही थी। वो जैसे ही एक कोने पर मुड़ा, वे चारों लोग उसे ठीक उसी हालत में दिखाई दिए जैसे वो उनको छोड़कर गया था। 4 बूढ़े लोग डरे सहमे पत्थर की एक छोटी सी कोठरी में जंग लगी लोहे की सलाखों के अंदर बंद। उनमें से एक आदमी ने उससे फ्रेंच में पूछा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? हमें जाने दो। तीसरे ने स्पेन में बोली जाने वाली अंग्रेजी के लहजे में कहा, तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? चुप सारे के सारे, खबरदार एक भी शब्द बोला तो। इतना कहकर हत्यारे ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर कैदियों की तरफ देखकर बड़े ही मीठे स्वर में बोला, अच्छा ये बताओ कि अब सबसे पहले मेरे साथ तुम में से कौन चलेगा? अध्याय 51। विक्टोरिया ने लैंगडन से पहले अपने कागजों का ढेर देखकर खत्म कर लिया था और अब वो उनको दोबारा से पलट रही थी। जब लैंगडन ने अपना आखिरी पेज खत्म किया तो उसके मुंह से एक गाली निकली और वो विक्टोरिया की तरफ देखने लगा। वो अपनी आंखें सिकोड़े एक कागज को बड़े ध्यान से देख रही थी।
क्या तुम्हारे कागजों में कोई फुटनोट भी था? विक्टोरिया ने पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे नजर नहीं आया। बाकी पेजों पर तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन इस वाले पेज पर एक फुटनोट है जो पहले कागज के मुड़ने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया था। क्या ये गणित से संबंधित है? लैंगडन ने पूछा। नहीं, बस कुछ शब्द लिखे हैं। एक लाइन, बहुत ही छोटी हैंडराइटिंग में, जिसे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप इसे सुनना चाहेंगे। कागज को अपनी आंखों के नजदीक लाकर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हुए विक्टोरिया ने पढ़ना शुरू किया। द पाथ ऑफ लाइट इज लेड, द सेक्रेड टेस्ट। ये पाथ ऑफ लाइट मेरे ख्याल से वही होना चाहिए जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। विक्टोरिया की आवाज में हल्की सी उत्तेजना आ गई थी। लैंगडन थोड़ी दुविधा में था। ये इशारा तो पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन की तरफ ही कर रहा है, लेकिन इसका कुछ सिर पैर समझ में नहीं आ रहा। उसने उस पंक्ति को कई बार अपने मन में दोहराया। ऐसा करते हुए एक अजीब सी बात उसके दिमाग में आई। क्या इस बात की संभावना हो सकती है? वो अभी सोच ही रहा था कि विक्टोरिया ने थोड़ा फटती हुई आवाज में कहा, मेरा दम घुट रहा है, मेरे ख्याल से हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन लैंगडन को उसकी बात जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। द पाथ ऑफ लाइट इज लेड, द सेक्रेड टेस्ट। ये तो याम्बिक पेंटामीटर की एक लाइन है, 5 शब्दों का खंड, जिसमें एक बार शब्दों पर जोर दिया जाता है तो एक बार नहीं दिया जाता। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था, इसका कुछ तो मतलब था, कुछ तो ऐसा था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो तेजी से सोच रहा था, जबकि विक्टोरिया ने हर पन्ने को 90 डिग्री के कोण पर ले जाकर घुमा घुमा कर देखना शुरू कर दिया था। अचानक वो सिर ऊपर करके बोली, अरे, सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, यहाँ और भी है। कागज के किनारे वाले हिस्से में हर पेज पर अलग अलग लाइनें लिखी हुई हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मेरे ख्याल से ये कोई कविता है। लैंगडन की उत्तेजना बढ़ने लगी। 4 लाइनें? मुझे दिखाओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि गैलीलियो कवि भी था। विक्टोरिया ने पन्ने पर से अपना हाथ नहीं हटाया। वो पेज पलटती रही, फिर बोली, मेरी नजर पहले इन लाइनों पर नहीं गई थी क्योंकि ये किनारों पर लिखी हुई हैं। अच्छा, एक बात पता है तुम्हें, ये लाइनें गैलीलियो ने नहीं लिखी हैं। इस कविता के ऊपर जॉन मिल्टन के साइन हैं। जॉन मिल्टन? लैंगडन की हैरानी की सीमा नहीं थी। जॉन मिल्टन वो अंग्रेजी कवि था जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। वो गैलीलियो का ही समकालीन था और बड़े विद्वानों का मानना था कि वो भी इल्यूमिनाटी का ही एक सदस्य था। विक्टोरिया ने कागज लैंगडन की तरफ खिसकाते हुए कहा, मिल्टन गैलीलियो को जानते थे, है ना? हो सकता है उन्होंने गैलीलियो को खुश करने के लिए ये कविता लिखी हो। दस्तावेजों को अपने हाथ में लेते हुए लैंगडन ने अपने दांत भींच लिए। कागज को घुमाते हुए उसने वो 4 लाइनें पढ़ीं। विक्टोरिया ने जो लाइन सबसे पहले देखी थी वो असल में तीसरी लाइन थी। लैंगडन पूरी तरह से हैरान था। उसने 4 पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ा, क्लॉकवाइज दिशा में कागज को घुमाते हुए, सबसे पहले ऊपर, फिर दाहिने, फिर नीचे और फिर बाएं। पूरा होने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। अब उसे कोई शक नहीं रह गया था। आखिर तुमने इसे ढूंढ ही निकाला, वेट्रा। लेकिन पहले इन लाइनों को अपने पास नोट तो कर लूं। मुझे कागज और पेंसिल चाहिए, लैंगडन ने कहा। भूल जाइए प्रोफेसर, ये सब काम करने के लिए समय नहीं है। उसने लैंगडन के हाथ से कागज लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे रुको, तुम इसे बाहर नहीं ले जा सकती, ये खराब हो जाएगा। लेकिन तब तक विक्टोरिया बाहर निकल चुकी थी। अध्याय 52। आर्काइव से बाहर निकलते हुए विक्टोरिया ने लैंगडन से पूछा, आपको लगता है कि आप इस कविता का मतलब समझ पाएंगे, या फिर हमने बिना वजह इतनी मगजमारी की? मैं इसकी गुत्थी पहले ही सुलझा चुका हूं, लैंगडन ने बड़े ही मजे से कहा। क्या वाकई? लेकिन आपने इसे बस एक ही बार पढ़ा था। मुझे तो लग रहा था कि ये एक मुश्किल पहेली है। लैंगडन जानता था कि वो ठीक कह रही है, लेकिन ये भी सच था कि उसने एक बार में ही सेग्नो का अर्थ समझ लिया था। वो 4 पंक्तियां इस तरह से थीं। धरती पर बनी सेंटी की कब्र के शैतानी छेद से शुरू होकर रोम के आर पार उद्घाटित होते हैं रहस्यमयी तत्व। पवित्र परीक्षा, यानी तैयार हो चुका है रोशनी का रास्ता। इस महान कार्य में देवदूत करेंगे तुम्हारी सहायता। लैंगडन इन पंक्तियों को अपने दिमाग में दोहरा रहा था। कविता इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी। द पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन सेंटे की कब्र से शुरू होता था। वहां से शुरू होकर रोम के आर पार चिन्ह रास्ता दिखाते थे। रोम के आर पार उद्घाटित होते हैं रहस्यमयी तत्व। रहस्यमयी तत्व भी स्पष्ट थे, यानी पृथ्वी, हवा, आग और पानी, विज्ञान के तत्व।
इल्यूमिनाटी के 4 निशान जो धार्मिक मूर्तियों की शक्ल में छिपाए गए थे। विक्टोरिया ने कहा, ये पहला निशान लगता है सैंटी की कब्र के पास कोई जगह है, लेकिन ये सैंटी है कौन? सैंटी पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार रफेल का पहला नाम है, यानी ये रास्ता रफेल की कब्र से शुरू होता है। हाँ, इस कविता का यही मतलब है। और रफेल की कब्र पैंथियन नामक जगह पर है, लैंगडन ने उसे बताया। पैंथियन यहाँ से कितना दूर है? करीब 1 मील होगा। अभी 7:30 बजे हैं, हमारे पास काफ़ी समय है। ओलिवेटी से संपर्क करके उसे ये बात बताने में और उसे पैंथियन जाने के लिए राजी करने में लैंगडन और विक्टोरिया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। काफ़ी देर बहस करने के बाद आखिरकार वो पैंथियन जाने के लिए राजी हो गया। अध्याय 53। बिना नंबर प्लेट वाली 4 अल्फा रोमियो गाड़ियां सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थीं। इन गाड़ियों में 1 दर्जन स्विस गार्ड सवार थे, जिनके पास सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें, नर्व गैस के डिब्बे, दूर तक मार करने वाली स्टेन गनें और लेजर राइफल्स थे। कुछ ही मिनटों में ये सारा काफिला पैंथियन पहुंच गया और उन्होंने चारों तरफ मोर्चा जमा लिया। ओलिवेटी ने अजीब नज़रों से लैंगडन को देखते हुए कहा, मिस्टर लैंगडन, ऐसा ना हो कि हमें असफलता का मुंह देखना पड़े। लैंगडन पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया और बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अध्याय 54। सर्न के डायरेक्टर मैक्समिलियन कोलर ने अपनी आंखें खोलीं। धमनियों और फेफड़ों को फैलाने वाली दवाएं उसकी नसों में ठंडक पहुंचा रही थी। अब वो सामान्य रूप से सांस ले पा रहा था। वो सर्न के हॉस्पिटल के निजी कमरे में भर्ती था। उसका व्हीलचेयर उसके बिस्तर के पास ही रखा था। करीब 1 मिनट तक वो बहुत ध्यान से कुछ सुनता रहा, फिर बिना कोई आवाज़ किए खुद को बिस्तर के किनारे तक घसीट कर ले आया। फिर उसने अपने कपड़े उठाए और अपने मुर्दा पैरों को किसी तरह संभालते हुए वो कपड़े पहन लिए। उसके बाद अपने शरीर को घसीट कर वो व्हीलचेयर पर बैठ गया। खांसी को दबाते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा। वो अपनी व्हीलचेयर हाथ से चला रहा था और पूरी तरह से सावधान था कि उसकी मोटर ऑन ना हो। दरवाजे पर आकर उसने बाहर झांक कर देखा। हॉल पूरी तरह से खाली था। मैक्समिलियन कोलर चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल आया। अध्याय 55। पैंथियन पहुंचकर ओलिवेटी और उसकी टीम ने चर्च के चारों तरफ घेराबंदी कर ली। उसने अपने सिपाहियों को चर्च के अंदर भेजने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिपाहियों को देखकर हत्यारा पहले से ही सावधान हो जाए। ये बात विक्टोरिया को जंची नहीं। उसने पेशकश की कि वो एक टूरिस्ट की तरह चर्च के अंदर घूमती रहेगी और जैसे ही उसे कोई संदिग्ध परिस्थितियां दिखाई देंगी, वो अपने मोबाइल से तुरंत ओलिवेटी की टीम को सूचित करेगी। कुछ देर की बहस के बाद लैंगडन और विक्टोरिया नए शादीशुदा जोड़े की तरह हाथों में हाथ डाले चर्च के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। दूसरी तरफ स्विस गार्डों के ऑफिस में खड़ा कैप्टन इलियास रोचर अपने आदमियों को कुछ निर्देश दे रहा था। वो स्विस गार्ड में दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी था। पैंथियन जाने से पहले एंटी मैटर को ढूंढने की जिम्मेदारी ओलिवेटी रोचर को सौंप कर गया था। रोचर ने बड़ी ही मुस्तैदी से अपना काम शुरू कर दिया था। उसने अपने सारे आदमियों को बुलाकर उस हथियार यानी एंटी मैटर का वीडियो दिखाया था। फिर उसने उनसे कहा, हम लोग कुछ चुनी हुई जगहों पर बिजली काट देंगे ताकि बाहर से किसी तरह का मैग्नेटिक प्रभाव नहीं आ पाए। हम 4-4 लोगों की टोली में निकलेंगे। देखने के लिए हम इंफ्रारेड चश्मे पहनेंगे। जासूसी वाली कार्रवाई परंपरागत बग स्वीपर्स की सहायता से की जाएगी। कोई शक? नहीं सर, सबने एक स्वर में जवाब दिया। अध्याय 57। पैंथियन के अंदर दाखिल होने के बाद कुछ देर तक विक्टोरिया और लैंगडन साथ साथ घूमते रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे अलग अलग घूमते हुए उस मूर्ति का पता लगाने की कोशिश करें जो अगले चिन्ह की तरफ इशारा करती हो। विक्टोरिया चर्च के बाएं हिस्से की तरफ चली गई, जबकि लैंगडन दाएं हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। उसे दूसरे देश से आया टूरिस्ट समझकर एक गाइड जबरदस्ती उसके पीछे पड़ गया कि वो उसे चर्च की सैर कराएगा और उसके इतिहास के बारे में बताएगा। लैंगडन ने उसे बहुत मना किया, लेकिन गाइड था कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। कमरे के दूसरे छोर पर विक्टोरिया अपनी खोज में डूबी थी। वो रफेल सैंटी की कब्र की तरफ बढ़ रही थी। जब वो उसके पास पहुंची तो उसने उसके ऊपर खुदे शब्द पढ़े, रफेल सैंटी 1483 से 1520। फिर उसने कब्र को ध्यान से देखा और उसके साथ रखी एक तख्ती पर लगा विवरण पढ़ा। वो कुछ हैरान हुई। फिर उसने उस विवरण को दोबारा पढ़ा और अगले ही पल वो भयभीत होकर दौड़ती हुई लैंगडन को पुकार रही थी, रॉबर्ट,
रॉबर्ट। अध्याय 58। विक्टोरिया दौड़ती हुई आई और उसने लैंगडन का हाथ पकड़कर उसे कब्र की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसकी सांस फूली हुई थी। उसके चेहरे पर फैले डर को देखकर लैंगडन को लगा कि उसने शायद किसी लाश को देख लिया है। विक्टोरिया ने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए लैंगडन से कहा, मुझे जल्दी से देखकर बताओ कि इस पेज पर तारीख क्या लिखी है। गैलीलियो ने इसे कब प्रकाशित किया था? कागज पर वर्ष लिखा था 1639। विक्टोरिया की आंखों में एक भय की लहर दौड़ गई। ये दोनों तारीखें अलग अलग हैं लैंगडन। कौन सी तारीखें अलग अलग हैं? रफेल की कब्र, उसे यहाँ 1759 में दफनाया गया था, डायग्रामा के पब्लिश होने के 100 साल बाद। लैंगडन को कुछ समझ में नहीं आया। क्या कह रही हो तुम? रफेल की मौत 1520 में हुई थी, डायग्रामा के पब्लिश होने से बहुत साल पहले। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसे यहाँ बहुत बाद में दफनाया गया है। मैंने अभी अभी उस प्लेट पर पढ़ा। रफेल की लाश को पैंथियन के अंदर 1758 में लाया गया था। उससे पहले उसकी कब्र कहीं और थी, यानी कि जब वो कविता लिखी गई तब रफेल की कब्र यहाँ नहीं, किसी दूसरी जगह थी। उस समय पैंथियन का रफेल से कोई लेना देना नहीं था। लैंगडन की सांस अटक गई। तो इसका मतलब हम गलत जगह पर आ गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पूरा यकीन था। विक्टोरिया दौड़कर गाइड के पास गई और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसने उससे सवाल किया, आप प्लीज ये बताइए कि सन 1600 के करीब रफेल की लाश को कहाँ दफनाया गया था? अरेबिनो में, जहां वो पैदा हुआ था, गाइड ने कहा। लैंगडन ने खींचते हुए कहा, असंभव। इल्यूमिनाटी के विज्ञान की वेदी यहीं रोम में थी, मैं पूरे यकीन के साथ जानता हूं। विक्टोरिया ने फिर से गाइड से पूछा, हम लोग सेंटी की कब्र ढूंढ रहे हैं जो रोम में है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कहाँ है? ये तो यहीं पर है, गाइड ने थोड़े उलझे स्वर में कहा। क्या सेंटी नाम का कोई और कलाकार भी था? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं था। मैं तो बस एक ही सेंटी का नाम जानता हूँ, रफेल सेंटी, जो आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट? लेकिन मैं तो समझती थी कि वो चित्रकार थे, विक्टोरिया ने कहा। वो चित्रकार भी थे मैडम, और आर्किटेक्ट भी, ठीक माइकल एंजेलो और दा विंची की तरह। लैंगडन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये उस गाइड की बातों का असर था या वहां बने नक्काशी वाले मकबरों का, कि अचानक उसके दिमाग में ये विचार कौंधा। सेंटी आर्किटेक्ट थे, और फिर वहां से आगे की बात बड़ी ही आसानी से एक के बाद एक खांचे में फिट बैठती गई। पुनर्जागरण काल के जो आर्किटेक्ट होते थे, उन्हें 2 मुख्य काम करने होते थे, बड़े बड़े चर्च बनाकर ईश्वर का महिमा मंडन करना और बड़े बड़े लोगों के मकबरे बनाना। तो सेंटी का मकबरा, कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं था कि सेंटी द्वारा बनाया गया कोई मकबरा? क्या ऐसा संभव था? उसने उलझन भरे स्वर में विक्टोरिया से कहा। विक्टोरिया, मेरे ख्याल से इस क्लू का इशारा रफेल की कब्र से नहीं, बल्कि उस कब्र से है जिसका डिजाइन उसने बनाया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है विक्टोरिया कि मैंने उस क्लू का अर्थ गलत समझा है। उसमें रफेल की कब्र की तरफ इशारा नहीं किया गया है, बल्कि किसी दूसरे आदमी की कब्र की बात की गई है जिसका डिजाइन रफेल ने बनाया है। पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, लेकिन अब समस्या ये है कि रफेल ने तो ऐसे सैकड़ों मकबरों का खाका बनाया होगा। क्या उनमें से किसी को धरती से जुड़ा हुआ यानी अर्थली कह सकते हैं प्रोफेसर? लैंगडन हिचकिचाया। वो रफेल के कामों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था। विक्टोरिया ने एक बार फिर से गाइड को जा पकड़ा, जो अब उनसे काफी दूर पहुंच चुका था। उसने उससे सवाल किया, मुझे एक ऐसे मकबरे के बारे में जानकारी चाहिए जिसे रफेल ने डिजाइन किया हो। एक ऐसा मकबरा जिसे धरती से संबंधित यानी अर्थली कह सकते हो। गाइड अब परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने तो बहुत सी कब्रें बनाई हैं। लैंगडन ने अचानक गाइड से सवाल किया, ये बताओ, क्या रफेल के बनाए किसी चर्च या मकबरे में ऑक्यूलस जैसी कोई चीज है, यानी छत में बना एक बड़ा सा छेद जिसे शैतानी छेद या डीमंस होल कहते हैं? गाइड ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, छत में तो नहीं, लेकिन कब्र के नीचे एक ऐसे छेद के बारे में मैं जानता हूँ, और ऐसा सिर्फ एक ही जगह में है। उसे चिगी गिरजाघर कहते हैं। अगोस्तिनो चिगी और उसके भाई की मजार हैं ये, जो बहुत ही अमीर थे और कला और विज्ञान के पेट्रन्स थे। कहाँ पर है ये? विक्टोरिया ने बेचैनी से पूछा। गाइड ने उसके सवाल पर कोई ध्यान दिए बिना कहा, वो कब्र धरती से जुड़ा यानी अर्थली है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि वो कुछ अलग सा है, कुछ अजीब सा। उस जगह का आर्किटेक्चर उसकी बनावट से बिल्कुल मैच नहीं करता।
भगवान ही जाने वो कौन सा व्यक्ति होगा जो पिरामिड के नीचे दफन होना पसंद करेगा। ये कितना विभत्स है। विक्टोरिया ने गाइड का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोली, सर प्लीज ये बताइए ये चिगी चर्च है कहाँ? यहाँ से 1 मील नॉर्थ में, सेंटा मारिया डेल पपोलो का चर्च। शुक्रिया। विक्टोरिया ने लैंगडन का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया ही था कि गाइड ने उन्हें टोका। अरे रुकिए, मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। ये बात मेरे दिमाग में पता नहीं पहले क्यों नहीं आई। चिगी चर्च को पहले इस नाम से नहीं जाना जाता था। पहले इसे कपेला डेला टेरा कहते थे, यानी धरती का चर्च। बाहर की तरफ दौड़ते हुए विक्टोरिया ने तेजी से अपना फोन निकाला और कमांडर ओलिवेटी को इस बात की सूचना दी। कमांडर ओलिवेटी, हम गलत जगह पर आ गए हैं। विज्ञान की पहली वेदी चिगी चर्च में है, सेंटा मारिया डेल पपोलो, यहाँ से 1 मील नॉर्थ। अपने लोगों को तुरंत वहां भेजिए, हमारे पास बस 4 मिनट बचे हैं। उधर से ओलिवेटी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन विक्टोरिया ने उसकी बात सुने बिना फोन बंद कर दिया। लैंगडन का हाथ पकड़े वो एक टैक्सी में जा बैठी और अगले ही पल टैक्सी उत्तर दिशा की तरफ दौड़ रही थी। अध्याय 60। चिगी गिरजाघर पहुंचने के बाद कुछ ही पलों में लैंगडन को समझ आ गया कि वे लोग बिल्कुल सही जगह पर थे। उस चर्च में जगह जगह पर इल्यूमिनाटी से संबंधित चिन्ह जैसे बिखरे पड़े थे। चर्च का काफी बड़ा हिस्सा निर्माण कार्य की वजह से बंद था और उन्हें जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि उस बात का फायदा उठाकर वहां बड़ी ही आसानी से कत्ल किया जा सकता था। दोनों तेजी से इधर उधर घूमते हुए पूरे चर्च में तलाश करने लगे। हत्यारे ने हत्या का जो समय दिया था 8 बजे, वो पूरा हो चुका था। इस वक्त 8:05 हो रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दी थी, ना ही कोई ऐसा निशान था कि जिससे पता लगे कि वहां किसी की हत्या हुई है। ठीक उसी समय वेटिकन म्यूजियम के अंदर स्विस गार्ड्स का एक दस्ता चारों तरफ फैल चुका था। गार्डों ने इंफ्रारेड चश्मे पहन रखे थे और वे बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे। वे मूर्तियों और ताकों के पीछे, दराजों और कुर्सियों, टेबल और फर्नीचर के भीतर सब जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन आज की रात उनके यंत्रों में कहीं कोई रीडिंग नजर नहीं आ रही थी। अध्याय 60। जब भटकते हुए रॉबर्ट और विक्टोरिया चिगी चर्च की मुख्य बिल्डिंग के अंदर पहुंचे तो सामने 2 पिरामिड देखकर लैंगडन की हैरानी की सीमा न रही। ईसाई धर्म के गिरजाघर के भीतर इन पिरामिडों का भला क्या मतलब हो सकता था? लैंगडन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर एक पिरामिड के बीचों बीच उसके पिछले हिस्से में सोने के तमगे टंगे हुए थे। ऐसे तमगे लैंगडन ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। एकदम अंडाकार, डूबते सूरज की रोशनी में वो आग में तपाए हुए गोलों की तरह चमक रहे थे। ये क्या था भला? उनके अलावा भी इस कमरे में इल्यूमिनाटी से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण चीजें थीं, उसकी कल्पना भी लैंगडन ने कभी नहीं की थी। तभी उसकी नजरें फर्श पर पड़ीं और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। फर्श पर एक नरकंकाल उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। संगमरमर में महीन कारीगरी से बनाया गया एक चित्र जो आसमान में उड़ती मौत यानी डेथ इन फ्लाइट को दिखा रहा था। संगमरमर पर बना ये चित्र एक गोल आकार के पत्थर के ऊपर बना था, जिसे फर्श से गटर के मैनहोल की तरह उठाया गया था। मैनहोल के ढक्कन जैसी ये चीज अब उस गड्ढे के बाजू में रखी हुई थी। शैतानी गड्ढा, डीमंस होल। लैंगडन की जैसे सांस अटक गई। ये गड्ढा बहुत ही गहरा और अंधेरा था और उसमें से एक अजीब सी सड़ांध निकलकर चारों तरफ फैल रही थी। रॉबर्ट ने उसके अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत वो जमीन पर लेट गया और अपना सिर गड्ढे के अंदर डालकर ध्यान से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। जब उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गईं, तब जाकर उसे वो चीज नजर आई और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी सी दौड़ गई। गड्ढे की तली में करीब 30 फीट नीचे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, एकदम ताजी लाश। अध्याय 61। गंथर ग्लेक और चिनीता मैक्री अपनी वैन में बैठे थे। रहस्यमय व्यक्ति ने फिर से फोन किया था और इस बार उसके पास सूचना थी। पियाजा डेल पपोलो, वहाँ एक चर्च है और उसी चर्च के अंदर एक कार्डिनल की हत्या कर दी गई है। ग्लिक ने तुरंत अपनी गाड़ी चर्च की तरफ दौड़ा दी। पिछली सीट पर बैठी चिनीता मैक्री गुस्से से भुनभुना रही थी और उसे कोस रही थी, लेकिन गंथर को न जाने क्यों फोन करने वाले की बात पर पूरा यकीन था। अध्याय 62।
कॉन्क्लेव औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था और इसकी शुरुआत बड़े ही अपशकुनी ढंग से हुई थी। कैमरलैंगो ने खुद आकर इसे शुरू करवाया था। कार्डिनल्स के सवालों के जवाब में उन्होंने बस इतना ही कहा था, मैं दिवंगत स्वर्गीय पोप के नाम से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना कार्य शुरू करें जैसा कि आपको करना चाहिए। अपना विश्वास और उद्देश्य अटल रखें। लापता हुए 4 कार्डिनल्स का अभी तक कोई पता नहीं चला है। वे लोग कहाँ हैं या कब तक वापस लौटेंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वे सकुशल हैं या वे वापस लौटेंगे भी या नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये भी नहीं जानता। बस इतना ही कह सकता हूँ कि ईश्वर पर भरोसा रखिए। और फिर कैमरलैंगो कमरे से बाहर निकल गए थे। परंपरा के अनुसार सिस्टीन चैपल के दरवाजों को सील कर दिया गया। आगे के हॉल में 4 गार्ड पहरे पर तैनात थे। ये दरवाजे अब तभी खुल सकते थे जब अंदर कोई इतना बीमार हो जाए कि उसकी मौत होने वाली हो, या फिर वो 4 कार्डिनल्स वापस लौट आएं। वोट शुरू होने से पहले उसकी तैयारी करने में करीब आधे घंटे का समय लगा। उसके बाद सारे कार्डिनल्स ने वेदी के पास आकर अपने वोट देने शुरू किए। वोट देते वक्त हर एक कार्डिनल अपने बैलेट को अपने सर के ऊपर लहराता था ताकि वो सभी को दिखाई दे। फिर उसे वेदी के सामने लाता था जहां एक बड़ी सी प्याली के ऊपर एक प्लेट रखी थी। बैलेट को उस प्लेट पर रख दिया जाता था और फिर प्लेट को उठाकर वोट को प्याली में डाल दिया जाता था। प्लेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि कोई व्यक्ति चुपचाप एक से ज्यादा वोट ना डाल दे। जब सभी लोग वोट डाल चुके तो मोर्टाटी ने उन्हें अच्छी तरह से मिला दिया और प्याले के ऊपर रखी प्लेट को हटा दिया। फिर उसने पहला बैलेट खोला और उस पर लिखे नाम की घोषणा की जिसका नाम उस बैलेट के निचले हिस्से में लिखा हुआ था। नाम पढ़ने के बाद उसने एक धागा लगी सुई में बैलेट के ठीक बीचों बीच एक छेद किया और धागे में उस बैलेट को पिरो दिया। एक नोटबुक में उसने उस वोट को लिख लिया। यही प्रक्रिया उसने हर वोट के साथ दोहराई। जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि पहली वोटिंग बेकार जाने वाली है। लोग किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो रहे थे। अधिकतर कार्डिनल्स ने पोप के तौर पर अपने ही नाम का चुनाव किया था। मोर्टाटी समझ रहा था कि असल में इस चालाकी का महत्वाकांक्षा से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ उन लोगों की खुद को बचाने की एक कोशिश थी, एक तरह से चुनाव को रोकने की कोशिश, ताकि किसी भी कार्डिनल को जीतने लायक वोट ना मिल सकें और चुनाव को दोबारा से करवाना पड़े। वे लोग अपने उन 4 कार्डिनल्स का इंतजार कर रहे थे। आखिरी बैलेट को भी गिनने के बाद मोर्टाटी ने घोषणा कर दी कि मतदान असफल रहा था। फिर उसने धागे के उस छोर को बांध दिया जिसमें सारे बैलेट पिरोए हुए थे। ये एक माला जैसी तैयार हो गई। इस माला को उसने चांदी की एक प्लेट में रखा, उसके ऊपर एक केमिकल लगाया और उस प्लेट को लेकर अपने पीछे बनी चिमनी की तरफ चला गया। फिर उसने उन बैलेट्स में आग लगा दी। बैलेटों के जलने से रसायन के कारण काला धुआं हवा में फैल गया। एक पाइप से होकर छत में बने छेद से होता हुआ ये धुआं बाहर निकल गया ताकि चर्च के बाहर खड़े लोग उसे देख सकें। कार्डिनल मोर्टाटी ने अपना पहला संकेत सारी दुनिया को दिखाने के लिए भेज दिया था। एक बार वोट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पोप का चुनाव नहीं हो पाया है। अध्याय 63। जब वे लोग उस अंधेरी सुरंग के भीतर उतरे और उस लाश के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उसे एक दीवार के सहारे खड़ा किया गया था और उसकी छाती पर एक निशान ब्रांड किया गया था जिस पर लिखा था अर्थ। उसकी मौत का कारण था उसका मुंह खोलकर उसके भीतर ठूंस दी गई बहुत सारी धूल। विक्टोरिया लैंगडन के कान में फुसफुसाई, अर्थ यानी जमीन। उन्होंने कहा था कि विज्ञान के 4 तत्वों की मदद से यह हत्याएं की जाएंगी और उन्होंने इसे धरती की ही मदद से किया है। लैंगडन की टांगें कांप रही थी और उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। ओलिवेटी गुस्से में बड़बड़ाते हुए कुछ इस तरह की बातें कर रहा था कि ये सब कुछ लैंगडन की ही वजह से हुआ है। अगर उसने पैंथियन जाने की गलती न की होती तो शायद उन लोगों ने हत्यारे को पकड़ लिया होता। उसकी बातों पर कोई ध्यान दिए बिना विक्टोरिया लैंगडन को सहारा देते हुए सुरंग से बाहर ले आई। खुली हवा में आकर जब रॉबर्ट की तबीयत थोड़ी संभली तो उसने उससे कहा, हमारे पास सिर्फ 40 मिनट का टाइम है। अब जरा जल्दी से ये दिमाग लगाओ कि ये दूसरा निशान कहाँ पर होगा। लैंगडन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होकर गोल गोल घूमकर अपने चारों तरफ बनी कलाकृतियों को देखने लगा। पिरामिड, सितारे, ग्रह, उपग्रह, अंडाकार कक्षाएं और ऐसी ही न जाने और कितनी चीजें वहां जैसे बिखरी पड़ी थीं।
अगर ये गिरजाघर विज्ञान की पहली वेदी थी तो इसके अंदर इल्यूमिनाटी मूर्तियां भी जरूर होंगी जो पहले संकेत चिन्ह का काम करती होंगी। अगर वो संकेत चिन्ह यहीं कहीं है तो उसके सहारे वे विज्ञान की दूसरी वेदी तक पहुंच सकते थे और हत्यारे को पकड़ने का मौका उन्हें मिल सकता था। लैंगडन बड़े ही ध्यान से हर एक चीज को देखने लगा। तभी विक्टोरिया उसके नजदीक आई और धीरे से बोली, मुझे पता है कि वो अज्ञात इल्यूमिनाटी मूर्तिकार कौन था। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि यहाँ पर वो मूर्ति कौन सी है जो हमें अगला क्लू देगी। 1 मिनट, तुमने कहा कि तुम्हें पता है कि वो मूर्तिकार कौन था। मैं इतने सालों से इसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक पता नहीं लगा। अच्छा जरा बताओ तो कौन था वो? बर्नीनी, विक्टोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लैंगडन तुरंत समझ गया कि विक्टोरिया की जानकारी गलत है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, वो बर्नीनी हो ही नहीं सकता। वो एक बहुत ही मशहूर इंसान था और एक पक्का कैथोलिक था। उसका इल्यूमिनाटी होना संभव ही नहीं है। विक्टोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? गैलीलियो भी तो कैथोलिक था और मशहूर भी था। बिल्कुल नहीं, वो गैलीलियो की तरह नहीं था। गैलीलियो वेटिकन की आंखों में कांटे की तरह चुभता था, लेकिन बर्नीनी वेटिकन का बहुत ही चहेता था। उसे वेटिकन की कला की देखरेख करने का काम दिया गया था। वो करीब करीब अपनी पूरी जिंदगी वेटिकन में ही रहा है। हाँ, तो जैसा कि तुमने कहा था, एक पूरी तरह से विश्वास करने योग्य नकाब, इल्यूमिनाटी की जानी मानी घुसपैठ। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है विक्टोरिया? इल्यूमिनाटी के सदस्य अपने इस गुप्त कलाकार को अल माइस्त्रो इग्नोटो के नाम से पुकारते थे। विक्टोरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और उन्हें इस बात का पता नहीं था। आप जरा मेसन्स की गोपनीयता के बारे में सोचिए। सिर्फ ऊपरी तबके के लोगों को ही पूरी तरह सच्चाई का पता होता था। गैलीलियो के लिए ये बात कितनी आसान थी कि वो बर्नीनी का नाम इल्यूमिनाटी के अधिकतर सदस्यों से छुपा कर रखते, खुद बर्नीनी की सेफ्टी के लिए। इस तरह वेटिकन को पता लगने का कोई सवाल ही नहीं था। और बर्नीनी के इल्यूमिनाटी से जो संबंध थे वो इस बात की व्याख्या करते हैं कि उसने उन 2 पिरामिड्स को क्यों बनाया। लैंगडन ने सिर हिलाया और बोला, बर्नीनी धार्मिक मूर्तिकार था। ये तो संभव ही नहीं कि पिरामिड उसने बनाए हों। विक्टोरिया ने कंधे उचकाते हुए अपने पीछे बने एक संकेत की तरफ इशारा किया। जरा उधर देखिए। लैंगडन ने उस पट्टे की तरफ देखा जिस पर लिखा था, चिगी चर्च की कला। इसका आर्किटेक्चर राफेल ने बनाया है, लेकिन सारी अंदरूनी सज्जा बर्नीनी ने की है। लैंगडन ने उस पट्टी को 2 बार पढ़ा, लेकिन फिर भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बर्नीनी वर्जिन मैरी, परियों, देवदूतों, पैगंबरों और पोप की मूर्तियां बनाने के लिए मशहूर था। उसे पिरामिड बनाने की भला क्या पड़ी थी? लेकिन पट्टी पर लिखी बात को झुठलाया नहीं जा सकता था। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि बर्नीनी इल्यूमिनाटी का मेंबर था। उसी ने ये सारे एम्बिग्राम बनाए, उसी ने ही पाथ ऑफ इल्यूमिनेशन को बनाया, और इस हिसाब से वो मूर्ति भी उसी ने यहाँ रखी होगी जो रोम में उस तरफ इशारा कर रही थी जहाँ विज्ञान की दूसरी वेदी थी। उसने बड़े ही ध्यान से दोनों पिरामिडों का मुआयना किया, लेकिन उसे संकेत जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। विक्टोरिया ने एक दूसरी दीवार की तरफ इशारा किया। पहले तो लैंगडन को कुछ नजर नहीं आया, और फिर अचानक लैंगडन को वो मूर्ति दिखाई दी। सफेद संगमरमर की बनी, एक दूसरे से लिपटी हुई 2 आदमकद मूर्तियां। उसके नजदीक जाते ही लैंगडन को ये एहसास हो गया कि वो मूर्ति बर्नीनी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बना ही नहीं सकता था। उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति और भव्यता बेजोड़ थी। ये तो हबाकुक और देवदूत हैं। ये बर्नीनी की एक काफ़ी मशहूर कलाकृति थी जिसे कला के इतिहास में कई जगह पर शामिल किया गया था। लैंगडन करीब करीब भूल ही चुका था कि ये कलाकृतियां यहाँ पर थीं। हबाकुक और देवदूत दोनों के हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे और वे कहीं दूर इशारा कर रहे थे। विक्टोरिया ने उस बात की तरफ लैंगडन का ध्यान दिलाते हुए कहा, ये दोनों इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथ एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हैं। देवदूत एक तरफ इशारा कर रहा है तो पैगंबर दूसरी तरफ। लैंगडन मुस्कुरा दिया। वो इस गुत्थी को हल कर चुका था। जरा कविता की आखिरी पंक्ति को याद करो, इस महान कार्य में देवदूत करेंगे तुम्हारी सहायता। यानी हमें उस दिशा में जाना है जिस दिशा में देवदूत इशारा कर रहा है। अध्याय 65। देवदूत के हाथ के इशारे के अनुसार अगला चर्च वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में था। लैंगडन अपनी पूरी ताकत से सोचने की कोशिश कर रहा था।
अगली बारी हवा की है। बर्नीनी की बनाई कोई ऐसी मूर्ति जिसका ताल्लुक हवा से हो, ये कहाँ होगी भला। उसे तो ठीक से ये भी नहीं पता था कि वहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन कौन से और कितने चर्च मौजूद हैं। उसने ओलिवेटी से आग्रह किया कि वो उसे रोम का एक नक्शा उपलब्ध कराए। ओलिवेटी नक्शे का इंतजाम करने अपनी गाड़ी के पास गया। तभी अचानक लैंगडन के दिमाग में एक विचार कौंधा। तेजी से चर्च की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच गया। यहाँ से शहर का नज़ारा काफी साफ नजर आ रहा था। कुछ पल दक्षिण पश्चिम दिशा में देखने के बाद उसे तुरंत पता चल गया कि उसे कहाँ जाना था। तब तक गंथर ग्लिक और चिनिता मैक्री भी वहां पहुंच चुके थे। वहां हो रही हलचल से ये साफ जाहिर था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उन दोनों की बाँछें खिली हुई थीं और वो हर पल को और वहां हो रही सारी घटनाओं को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। और उस वक्त तो जैसे उनकी लॉटरी ही लग गई जब चर्च के भीतर से सिपाही कार्डिनल की लाश को लेकर बाहर निकले। उनकी लाख सावधानियों के बाद भी चिनिता मैक्री लाश के कुछ फोटो खींचने में आखिर कामयाब हो ही गई। वहां से बहुत दूर सर्न में मैक्समिलियन कोलर अपनी व्हीलचेयर पर सवार लियोनार्डो वेट्रा की स्टडी में पहुंच चुका था। तेजी के साथ वो वेट्रा की फाइलों को उलटने पलटने लगा। जब उसे वहां अपने काम की चीज नहीं मिली तो वो वेट्रा के बेडरूम में गया। उसके बिस्तर के साथ वाले टेबल की ऊपरी ड्रॉर बंद थी। कोलर ने एक चाकू की मदद से उसे खोल दिया और उसके भीतर कोलर को वो चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने एंजल्स एंड डीमंस का भाग 6।